नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। जय भारत, जय हिंद और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूएस दौरे से भारत आ चुके हैं, लेकिन इस दौरे पे जो उपलब्धियां रहीं वो बेमिसाल रहीं। पाकिस्तान कश्मीर राग और तालिबान राग अलापता रहा और भारत अपना परचम लहरा के चला आया। यही नहीं, भारत अपने साथ 159 जो पौराणिक पुरातात्विक भारतीय धरोहरें थी, आर्टिफैक्ट्स, उनको भी अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री आए हैं भारत इस बार। और ये जो धरोहरें हैं वो बता रही हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने सारी चीज़ों को वापस किया है, वो अंदाज बता रहा है कि भारत का परचम, इसकी बुलंदियां और इसकी ताकत पूरे विश्व में किस तरह से लहरा रही हैं। यूएन में प्रधानमंत्री का भाषण बेमिसाल रहा, लेकिन उससे भी बेमिसाल रहा बिना नाम लिए अपने दोनों दुश्मनों को, जो कि कहने के तो हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है, लेकिन ये दोनों की यही लगातार कोशिश होती है कि वो भारत को कैसे अस्थिर करें। सुनिए प्रधानमंत्री का ये भाषण जो उन्होंने यूएन में दिया, हिंदी में दिया, ताकि भारत की हिंदी भाषा जो है उसकी गरिमा और उसकी पहचान विश्व पटल पर बुलंदियों के साथ आगे बढ़ता रहे। भारत की उपलब्धियों को गिनाया, बताया कि किस तरह से वैक्सीन से लेकर के आर्म्स एंड एमिनिशंस तक, डिफेंस सिस्टम तक और मानवता तक भारत हर क्षेत्र में, हर मायने में वो जानता है कि अपने कर्तव्यों को किस तरह से निभाया जाए। कोरोना के इस महामारी के दौरान जितने भी लोगों की मौतें हुई, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया। और जब यह खत्म हुआ तो भारत की महिमा मंडन और भारत के गुणगान जो हैं आज हर किसी के जुबान पे हैं। सुनिए ये भाषण। अध्यक्ष महोदय, गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है
कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, ধোরো নির্ভয় গান, সব দুর্বল সন্ন্যাস হোক অবসাन। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सुना आपने, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पटल पर हमारा पड़ोसी देश, जो कि हमसे ही अलग होकर जिद में, जबरदस्ती में, धर्म के आधार पे अपना बंटवारा चाहता था, उसे ये बंटवारा भी मिल गया, लेकिन उसकी बेचैनियां, उसकी जो बुरी आदतें हैं वो अब तक खत्म नहीं हुई हैं। भारत अपने विकास, अपने डेवलपमेंट, अपनी उपलब्धियों को गिना रहा था, और जो पाकिस्तान है उसके प्रधानमंत्री तालिबान, कश्मीर और आतंकवाद का समर्थन देते हुए वहां पे तालिबान की जो सरपरस्ती कहते हैं, उसकी हिमायतगिरी कहते हैं, वो कर रहे थे। सुनिए इमरान खान का भी ये भाषण और खुद समझिए कि इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की जनता कितनी त्राहिमाम कर रही होगी। जिस विश्व पटल पर लोग अपने देश की उपलब्धियों को गिनाते हुए आने वाले समय में विश्व को, उसके देश को कैसे देखना है, ये बताना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि आज हमारा देश किसी से कमतर नहीं है, उसी पटल पर इमरान खान अपनी देश की बातें कम और तालिबान, आतंकवाद को बढ़ावा देने की बातें ज्यादा कर रहे थे। सुनिए। After 2006, it became apparent to everyone who understood Afghanistan's history that there would be no military solution in Afghanistan. I went to the US, I spoke to think tanks, I met at the time Senator Biden, Senator John Kerry, Senator Harry Reid. I tried to explain to them that there would not be any military solution and political settlement was the way to go forward. No one understood then. And unfortunately, in trying to force a military solution is where US went wrong. The world needs to know why the Taliban are back in power. All the world has to do is do a deep analysis of why 300,000 well-equipped Afghan army, and remember Afghans are one of the bravest nations on earth. Why did this 300,000 Afghan army give up without a fight? The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. It will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan
again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. तो सुना आपने, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के इस बिना सिर पैर वाले डिमांड और भाषण पे हमारी भारत की बेटी, जो कि फिलहाल यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्नेहा दुबे ने किस तरह से गिन गिन कर पाकिस्तान और इमरान खान के सर पे जूते मारे। पाकिस्तान और के जो पॉलिसीज़ हैं, जिसमें आतंकवाद प्रोडक्शन सर्वप्रथम आता है, टेररिज्म का एपिसेंटर है, उसको गिनाते हुए स्नेहा दुबे ने बताया कि पाकिस्तान आज विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy.
with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our Constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state. The least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. तो ये भारत की पहचान है और पाकिस्तान जिसको बर्बाद करना चाहता है वो अपनी खुद की पहचान नहीं जानता है। इसलिए जब भारत में इतना सशक्त, इतनी मजबूत और इतनी विजनरी सरकार विश्व पटल पे पहुंचती है, ये सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जब भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश जाता है कि भारत जियोपॉलिटिक्स के इस डेफिनेशन को बहुत जल्दी बदलने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसको कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो आने वाले दिनों में इंडिया सेंट्रिक यानी कि भारत केंद्रित होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिटेल में भारत की जो विश्व पटल पे जो पहचान बन रही है, जो जिस आयाम को भारत छू रहा है, शायद इतनी डिटेल में आपको कोई ना बता पाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो भी जान पाएँ कि भारत आखिर किस बुलंदियों को छू रहा है और पाकिस्तान, गोले बारूदों वाला पाकिस्तान आज किस तरह से औंधे मुंह गिरा हुआ है। ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्नेहा दुबे जो कि भारत की बेटी हैं उन तक हमारा सलाम पहुंच सके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन दबाइए। और भारत के इस बढ़ते कदम पे आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत आखिर किस तरह से विश्व की पटल पर जो राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और ताकतवर देश की परिभाषा जो है वो किस तरह से बदलने वाला है? वो आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को लेकर के आपको कौन कौन से जोक्स याद आते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।